हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये पीजीटी के लिए पोल्टी या कह सकते हैं कि सिविक्स का वीडियो है, जो आपके आने वाले टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो का अगला भाग। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, निम्न में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? निम्न में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है, ये बताना है। न्याय, सीता, नई तालीम, हिजरत, सर्वोदय। तो आपको दो इसमें समझ में आ रहा होगा कि दो संबंधित है, न्याय सीता या न्याय ट्रस्टीशिप बोला जाता था इसको, और सर्वोदय। लेकिन ये चारों क्वेश्चन जो है सही है। चारों के चारों क्या हैं? कहीं ना कहीं गांधी दर्शन से क्या है? सुमेलित है। चारों के चारों गांधी दर्शन से क्या है? सुमेलित हैं। इसलिए आंसर आपका 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। अब व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। व्याख्या में क्या है? गांधी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है जिनको गांधी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। गांधीवादी विचारधारा आदर्श पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्श पर जोर देती है। न्याय, सीता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय गांधी दर्शन से संबंधित है। तो न्याय, सीता, नई तालीम और हिजरत और सर्वोदय, ये सभी क्या है? कहीं ना कहीं गांधी जो है दर्शन से संबंधित है। आगे देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे। तो आंसर हो जाएगा पहला, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए व्याख्या। भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है। निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसका जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो 324 अनुच्छेद में है। आगे देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण। तो आंसर जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा दोस्तों, परमादेश। परमादेश का ही क्या कहा जाता है कि हम हुक्म देते हैं। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(2) में उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि जिसके अनुसार वह मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए आदेश, निर्देश या रिट जारी करने का प्रावधान कर सकता है। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय को निम्न 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्तियां हैं। तो कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक पदाधिकारी, सांविधिक या लोक कर्तव्य को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। आगे है लैसेज फेयर, अबंध नीति
का सिद्धांत किससे प्रभावित है? लेसेज फेयर का सिद्धांत किससे प्रभावित है? आंसर ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, उपयुक्त दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। लेसेज फेयर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत से। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, लेसेज फेयर एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ अबंध या हस्तक्षेप नीति होता है। 18वीं शताब्दी के फ्रांस में फिजियोक्रिटस ने लेसेज फेयर की घोषणा की। इससे अपने आर्थिक सिद्धांतों के मूल में रखा और एडम स्मिथ से शुरू होने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने इस विचार को विकसित किया। लेसेज फेयर का सिद्धांत स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से प्रभावित है। 90 नंबर क्वेश्चन, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राच को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राच को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1964 में यह किया गया था। व्याख्या देख लीजिए, भारत ने 1964 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राच को यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। निष्पादन बजटिंग का तात्पर्य ऐसी बजट प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत बजट में शामिल कार्यक्रमों तथा योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार से किया जाए ताकि अपेक्षित या वास्तविक निष्पादन के मध्य कम से कम अंतर हो तथा परियोजनाओं का इष्टतम स्तर पर उपयोग हो सके। इसका मतलब यह है कि बजट में ऐसा कार्यक्रम शामिल हो कि जो हम क्रियाओं को या कार्यक्रम को योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहते हैं उस पर यह अपेक्षित और वास्तविक में मतलब कम अंतर हो, मतलब हम जो अपेक्षा कर रहे हैं और वास्तविकता में ज़्यादा अंतर न हो, एकदम हूबहू वही काम हो। ऐसा करने के लिए इन्होंने इस बजट पे जो है निष्पादन बजट पे बात की थी। आगे 91 क्वेश्चन, निम्न में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? कौन नहीं मानता? गेटले, गिल क्राइस्ट, जॉन सीले, गार्नर। तो कौन नहीं मानता है? तो जॉन सीले। आंसर क्या हो जाएगा? जॉन सीले। जॉन सीले जो है ये क्या है? भूभाग को एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं राज्य के लिए। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, सर जॉन सीले एक अंग्रेजी उदारवादी इतिहासकार और राजनीतिज्ञ निबंधकार थे। वह अपनी पुस्तक द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। उनके पुस्तक का क्या नाम है? जॉन सीले का द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। जॉन सीले एक निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। 92 क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्व सदस्य बने? किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्व सदस्य बने? पूर्व सदस्य बने, पूर्ण मतलब सदस्य बने, ये बताना है। 2015 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2017 में। ठीक है। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य 2017 में बने। शंघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शंघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य है संबंधित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में शंघाई में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 में हुई थी, शंघाई में हुई थी। रूस और चीन एससीओ की आधिकारिक भाषा है। रूस और चीन क्या है? एससीओ शंघाई सहयोग जो है संगठन, उसका क्या है? आधिकारिक भाषा है रूसी और चीनी, 2 भाषाएं हैं। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान शामिल है। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया शंघाई सहयोग संगठन के पर्यवेक्षक देश हैं। अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका इस संगठन के वार्ता साझेदार देश हैं। आगे देखिए 93 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा आंसर आपका सही है, मतलब तीसरा जोड़ा जो है गलत है। ठीक है, यहाँ पे अहमदाबाद ना होकर बड़ोदरा होना चाहिए और सभी जोड़ा क्या है? सही है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान कहाँ है? मसूरी में, ये सही है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ है? हैदराबाद में, ये भी सही है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में, ये भी सही है। बस ये वाला क्या है आपका गलत है और यही हमारा वाला आंसर सही होगा। तो गलत जोड़ा बताना था तो एक गलत है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा में स्थित है। 94 क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो कौन निलंबित कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में इसको निलंबित कर सकता है। ठीक है, व्याख्या देखिए। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अपने नागरिकों को प्रदान करता है, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः अब कुल कितने अधिकार बचे हैं? तो कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है। तो जो संविधान ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32 अनुच्छेद 32 में है और इसी को संविधान का आत्मा BR अम्बेडकर ने कहा है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, इसका यह है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे देखिए 95 क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की है? अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की है ये बताना है आपको। मोसले, डगलस, हर्जबर्ग, ली कर्ट किसने की है? तो हर्जबर्ग ने इस विचारधारा को अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा का क्या है? वकालत की है। व्याख्या देख लीजिए। फ्रेडरिक हर्जबर्ग, इनका जो कार्यकाल है 1923 से 2000 तक, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। फ्रेडरिक हर्जबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें व्यवसाय प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सबसे सम्मानित लोगों में से एक माना जाता है। इन्हें अभिप्रेरणा द्विघटक विचारधारा का समर्थन किया। इन्होंने जो है अभिप्रेरणा द्विघटक विचारधारा का समर्थन किया। इन्हें दोहरी कारक सिद्धांत और नौकरी संवर्धन के कार्यान्वयन के लिए भी जाना जाता है। इन्हें दोहरी कारक सिद्धांत और नौकरी संवर्धन के कार्यान्वयन के लिए भी जाना जाता है। आगे देखिए 96 क्वेश्चन, निम्न में से निम्नलिखित विचारों को उनसे संबंध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित करना है। तो इसका आंसर जो है आपका चौथा दिख रहा होगा। तो पहले का जो है तीसरा, रूढ़िवादिता से, एडमंड वर्क का क्या है? रूढ़िवादिता से इनका संबंध है। ठीक है, बी का दूसरा इच्छा स्वतंत्रता से संबंधित है, रॉबर्ट नाजिक का। और जेरेमी बेंथम का संबंध किससे है? उपयोगितावाद से है, ये सभी जानते हैं। और
अल सदेर में की न टायर का संबंध किससे है? समुदायवाद से है। तो ये मिलान है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए 97 क्वेश्चन। कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी। कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक जो है संभावित परिणति क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, एक ही ध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा द्विध्रुवीय व्यवस्था। द्विध्रुवीय व्यवस्था व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। शक्ति संतुलन का सिद्धांत यह मानता है कि कोई राष्ट्र तब अधिक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हुई हो कि कोई अकेला राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि वह अकेले अन्य राज्यों को दबा दे। कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति द्विध्रुवीय व्यवस्था होगी। द्विध्रुवीय व्यवस्था होगी। 98 क्वेश्चन। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया एक समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। ये टिप्पणी किसने की है? रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। ये टिप्पणी किसने की है? आपको बताना है। ऑप्शन है अरस्तु, बोदा, ग्रीन, रूसो। तो आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। रूसो ने ये टिप्पणी की है। व्याख्या देखिए। प्लूटो रिपब्लिक प्लूटो द्वारा 380 ईसा पूर्व के आसपास रचित ग्रंथ है, जिसमें सुकरात की वार्ताएं वर्णित है। इसमें क्या है? रिपब्लिक में सुकरात के साथ जो वार्ताएं हैं प्लूटो की, वो क्या है? वर्णित है इसमें। इन वार्ताओं में न्याय, नगर और न्यायप्रिय मानव की चर्चा है। यह प्लूटो की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। रिपब्लिक विषय में रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह इनका कोटेशन है। कोटेशन को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे 99 क्वेश्चन। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। तो क्या करता है? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रावधान है। किसमें बजट का प्रावधान है? तो 112 अनुच्छेद में, ये याद रखेंगे। इसके तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए सदन के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण संसद के पटल पर रखवाएं। जब वार्षिक वित्तीय विवरण बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। आगे देखिए 100 नंबर और ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा उच्चतम शासन का सार है? कौन सा उच्चतम शासन का सार है? विधि का शासन एवं नियमित चुनाव। नियमित चुनाव, नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेह या प्रशासन। पारदर्शिता और जवाबदेह या प्रशासन। तो कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर सही हो जाएगा, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन। ये वाला उत्तम शासन का क्या है? सारदेह है। सार है मतलब यही अच्छा है जवाब। पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन उत्तम प्रशासन का सार है। सुशासन या उत्तम शासन का तात्पर्य किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई जैसे नगर निगम, राज्य सरकार आदि को इस प्रकार चलाना कि वांछित परिणाम दे। सुशासन के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती है, जिनमें अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन, सदाचार आदि शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल के टोटल आपके 15-20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप अगर बने हैं तो हमारे लिए आप बहुत ही स्पेशल है। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिसको वीडियो आप लोगों को अगर दोस्त पसंद आई हो
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।